नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश के 5 राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। जिन राज्यों में वोट डाले गए उनमें तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल शामिल है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, तो वहीं केरल में भी 140 सीटों पर एक साथ वोट डाले गए, जबकि पुडुचेरी विधानसभा की सभी 30 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 3 जिलों की 31 सीटों पर वोट डाले गए। असम में तीसरे और आखिरी चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। उधर पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट मिलने पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बंगाल में सारे चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में होते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरामबाग की टीएमसी कैंडिडेट सुजाता मंडल पर जानलेवा हमला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बूथ के पास सुजाता को दौड़ाया, उसके सर पर हमला किया और इसी मुद्दे पर तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। मतदान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचकर रैली की, वहां पर अपना संबोधन दिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चौतरफा घेरा। अब सवाल यह है कि इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। 2 मई को किसकी किस्मत बदलेगी? खास तौर पर बंगाल में मचे इतने बवाल के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच, बंगाल के दंगल के सियासी अखाड़े में कौन किसे देगा पटकनी, किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा, कौन होगा सत्ता से रुखसत। आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को सुनिए, उन्होंने कैसे ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, उन्हें जमकर घेरा। सुनिए। ये जो लोग आए हैं ना, वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? ये दीदी आपको बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी ने आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? तो दीदी को सजा दोगे कि नहीं दोगे? सजा दोगे कि नहीं दोगे? इस चुनाव में जबरदस्त सजा दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा के सजा दोगे कि नहीं दोगे? भाइयों बहनों, बंगाल की ईमानदार जनता पर दीदी का यह संगीन आरोप इस बात की गवाही है कि आप चुनाव हार चुकी है। ऐसे में सियासी दंगल के बीच सवाल खड़े होते हैं, मसलन 5 राज्यों का चुनाव, किसका बढ़ा प्रभाव? जी हां, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 5 विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में ये चुनाव, किसका प्रभाव बढ़ा, किसका घटा? बंगाल में किस ओर बह रही है जीत की हवा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो फोकस इस समय नजर आ रहा है वो बंगाल पर, और अब बंगाल का ही बाकी के चरण का चुनाव बचा हुआ है, मतदान बचा हुआ है। सीएए और कृषि कानून के मुद्दे पर किसको फायदा? 5 राज्यों में खिलेगा कमल या अन्य दल होंगे सफल? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी एक दूसरे के ऊपर तमाम दलों की तरफ से बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से आपके सामने ये देखिए, ये 5 तस्वीरें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी की। जी हां, 5 में से 4 राज्यों में आज मतदान संपन्न हुआ। केरल की बात करें, 140 सीटों पर यहां भी वोटिंग कर दी गई। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पुडुचेरी में 30 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। असम में आज तीसरा और अंतिम फेज था। असम में आज 40 सीटों के लिए मतदान के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। और अब बंगाल में आज तीसरे फेज के तहत 31 सीटों पर चुनाव हुए। 3 जिलों के 31 सीटों पर आज जनता ने ईवीएम में प्रत्याशियों के भविष्य को कैद कर दिया है। और अब बाकी के 5 फेज और बचे हैं, क्योंकि कुल 8 चरणों में बंगाल का चुनाव होना है। 3 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, 5 चरण बाकी बचे हुए हैं। इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बीजेपी के बीच, तृणमूल कांग्रेस के बीच। जाहिर सी बात है
पश्चिम बंगाल की बात करें तो जबरदस्त बवाल, जबरदस्त हंगामे के बीच जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही कही जा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी वाम दलों के साथ मिलकर चुनौती देने की बात कह रही है, लेकिन किस हद तक चुनौती दे पाएगी, तस्वीर 2 मई को स्पष्ट हो पाएगी। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रंजन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। रवि पराशर, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल? लगातार आप लोगों की तरफ से हर संभव तरीके से विपक्षी दलों पर वार किया जा रहा है, हालांकि पलटवार भी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल फिजा क्या कहती है? आपको जो अंदरूनी तौर पर खबर मिल रही है उसके मुताबिक क्या कहती है वहां की हवा? क्या होने वाला है इन 5 राज्यों में? देखिए, कोई भी चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है पूरी शिद्दत से लड़ती है, पूरे परिश्रम से लड़ती है, पूरे कार्यकर्ताओं को झोंकती है और एक फुल प्रूफ रणनीति बनाकर उसके तहत लड़ती है। और हवा हमारे पक्ष में है। असम में हम दोबारा सरकार बना रहे हैं। बंगाल में आप देख रही हैं, बंगाल तो बम बम बोल रहा है और बीजेपी के पक्ष में डोल रहा है। वहाँ पे केवल घोषणा मात्र होना बाकी है, वहाँ भी हमारी सरकार बन रही है और शेष राज्यों में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, रंजन कुमार, आपको क्या लग रहा है? 5 राज्यों का चुनाव, किसका बढ़ा प्रभाव? क्या कहती है फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं? पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट हैं वहां तो चुनाव खत्म हो गया। हाँ। सबसे ज्यादा ध्यान लोग पश्चिम बंगाल में ही है, तो इससे हाँ। पहले पश्चिम बंगाल का बता दूं। हाँ। पिछले 2 चरण के चुनाव हुए हैं बंगाल के, वो बेसिकली 19 के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था। आज जो 31 सीट पर जहां पे चुनाव हुआ है, यह इस चुनाव में 2019 में भी टीएमसी का पलड़ा भारी था यहाँ पर। और इसमें डायमंड हार्बर का वो इलाका भी है जहां पर ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी है, वो है। आपको ध्यान देना होगा कि इसमें आरामबाग का सीट है जहां के बारे में आपने चर्चा की, सुजाता मंडल के बारे में। हाँ। सुजाता मंडल बेसिकली बीजेपी के नेता सांसद सौमित्र खान की पत्नी है और इलेक्शन से जस्ट पहले वो टीएमसी ज्वाइन कर ली वो। लेकिन आरामबाग सीट जो है वो सबसे कम मार्जिन से शायद 1200 वोट से बीजेपी 19 का चुनाव हारी है। तो वो इलाका बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, इसलिए सुजाता मंडल को वहां जाना पड़ा। लेकिन यह है कि यहाँ पर पहले दूसरे फेज जैसा बीजेपी का एक तरफा नहीं है। थर्ड फेज का चुनाव है, इसमें टीएमसी ने भी बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है। ठीक है, रवि पराशर, आपको क्या लग रहा है? आपका आंकलन फिलहाल क्या कहता है? किस तरफ है जीत की हवा? देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल पर मैं कहूँ कि इस बार के विधानसभा चुनाव में केवल देश के ही लोगों की नहीं, हाँ। बल्कि पॉलिटिकली सेंसिटिव पूरी दुनिया भर के जो पर्यवेक्षक हैं उनकी नजरें हैं, क्योंकि 2014 के बाद जो एक सियासी माहौल देश में बना है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो उभार जिस तरह से 2019 को हमें 19 में लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला, 42 लोकसभा सीटों में से 18 भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उसके बाद से ही लगातार एक तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंकना शुरू कर रखी है। और अभी जाहिर है कि 5 चरणों में चुनाव है, तो अभी जो एक वक्तव्य हार जीत के बारे में तो मैं नहीं देना चाहूंगा क्योंकि 5 चरण अभी बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना बेस बहुत बम्पर बढ़ाएगी और एक दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को वहां नुकसान होने वाला है। और जहां तक तीसरे त्रिकोण की बात है, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की बात है, हाँ। तो 2016 में दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और 76 सीटें दोनों के गठबंधन को, जिसको महाजोत बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में मिली थी। हाँ। इस बार मुझे लगता नहीं है कि 76 का आंकड़ा वो गठबंधन पाएगा, लेकिन अगर 50-40 भी अगर सीटें वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन ले आता है तो पोस्ट पोल सिनेरियो बहुत दिलचस्प पश्चिम बंगाल में रहने वाला है। ठीक है, क्या जवाब है आपके पास? प्रभिषेक सिंह, आखिरकार कांग्रेस इस हद तक क्यों पिछड़ती हुई नजर आई?
वहां एक तरफ केरल तमिलनाडु तक आप लोगों ने अपने आप को सीमित कर दिया, तो वहीं असम के आगे आप बढ़ ही नहीं पाए। बंगाल में तो मानो आपका वजूद कुछ नजर ही नहीं आया। हालांकि दावे बहुत बड़े बड़े आप लोगों की तरफ से किए जाते रहे, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते। सीमित थे, आसाम तक सीमित थे। देखिए, बंगाल की जनता हमेशा से एक जागरूक जनता रही है। बंगाल ने सिर्फ मुद्दों पे ही वोट किया है, बदलाव देखा है, बदलाव दिखाने की भी उन लोगों बंगाल की जनता का मूड हमेशा रहता है। हाँ। देखिए, हमारी पार्टी यहाँ पश्चिम बंगाल में एक ही चेहरा सामने रखकर फिलहाल चुनाव के लिए आगे बढ़ रही है, वह अधीर रंजन चौधरी। अभी फिलहाल बाकी प्रदेशों में चुनाव थे, अभी सभी प्रदेशों के चुनाव खत्म हो गए, अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल के और 5 चरण बाकी हैं। बिल्कुल। अब अभी बस शुरुआत है। अभी देखिए आगे आगे हमारी पार्टी की भी क्या, हमारी पार्टी हमारा संयुक्त मोर्चा जो है, जिसमें वाम दल और कांग्रेस और आईएसएफ जो कि नई पार्टी बनी है, वो भी उसमें जात में जुड़ी हुई है। हम सभी लोग मिलके एक जनता के पास जा रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, जनता को उनके हित की बात समझा रहे हैं। देखिए, जनता के दिमाग में भी बहुत कुछ नई नई चीजें हैं। अभी देखिए क्या होता है आगे आगे। मुझे लगता है जनता अब असम से तो आप लोग फ्री हो गए हैं, क्या राहुल गांधी यहाँ का रुख करेंगे? केरल से फ्री हो गए हैं, क्या राहुल गांधी अब बंगाल का रुख करेंगे? क्या प्रियंका गांधी को भी आने वाले समय में हम देख सकते हैं? 5 चरणों के चुनाव अभी बाकी है। मुझे लगता है मीडिया को राहुल गांधी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को तो आप लोग मानते ही नहीं कि राहुल गांधी भी कुछ हैं। तो आप लोगों को राहुल गांधी की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो बिजी थे, वो आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। जनता जिसे चाहती है, जिस नेता को चाहती है, वो पार्टी हमारी बिल्कुल उन्हें यहाँ भेजेगी, वो बिल्कुल आएंगे। तो जैसे जैसे पार्टी का डिसीजन होता है, ये पार्टी का ही फैसला होता है, ये हम या कोई और बैठ ये सवाल दरअसल इसलिए था क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तो उनका नाम है, लेकिन वो नजर नहीं आए एक भी रैली में, एक भी संबोधन में। इस वजह से आपसे सवाल किया गया। तो चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे साथ मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है चुनाव आयोग के, वो भी जुड़े हुए हैं। अमीन साहब, तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर संभव तरीके से प्रयास करने में लगी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग को बख्शा नहीं जा रहा। तमाम तरह के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, बकायदा मिली भगत तक का आरोप। यहां तक कि जब 8 चरणों में अनाउंसमेंट की गई थी बंगाल के अंदर, तब भी आपने देखा था किस हद तक बवाल मचा था, किस हद तक आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए गए थे। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्या वजह नजर आती है? और अभी जो एक चिट्ठी रायन और बराक ने जो लिखी है ईवीएम मशीन मिलने को लेकर, वीवीपैट मशीन मिलने को लेकर, उसको लेकर उन्होंने बकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई है। इसके अलावा सुजाता मंडल के ऊपर जो हमला किया गया है बीजेपी की तरफ से, ये आरोप है टीएमसी का, उसको लेकर आप लोगों के पास पहुंची है टीएमसी, उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए, इन लोगों का कहना है, विपक्ष में हो या सत्ता दल हो, दोनों का एक काम हमेशा रहता है कि चुनाव आयोग इसमें जो है पक्षपात कर रहा है। लेकिन आप ये बात देखेंगे कि हर एक की परेशानी दूर करने के लिए ये लोग चुनाव आयोग के पास ही आते हैं कि हमें अपने शरण लेनी है और उनसे हमने न्याय लेना है। तो जब ये अगर न्याय देता है, शरण देता है और उनकी पूरी सुरक्षा देता है चुनाव आयोग, तभी तो ये लोग आते हैं यहाँ पर। ये एक प्रोपगंडा है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, जो पार्टियां समय समय पर करती रहती हैं। इसके हम लोग बिल्कुल ही परवाह नहीं करते हैं। जहाँ तक चुनाव आयोग को सवाल है, चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया में रात दिन लगा रहता है और जो भी किसी की कंप्लेंट्स आती हैं उन पर तुरंत एक्शन होता है। और ये कहना ही कि हमारी पार्टी जीतेगी, उनकी पार्टी जीतेगी, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो ईवीएम ही बताएगा 2 मई को कि किसके चुनाव में किसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, और ये चुनाव अधिकारी हमारे देंगे सर्टिफिकेट। यहाँ तक सवाल है कि परेशानियाँ आई हैं बीच में, और वहाँ पे ऐसा लगा है कि कहीं ईवीएम ले गए, कहीं पे कुछ हो गया, जैसे पहले भी हुआ करता था कि बैलेट बॉक्स लेके भाग जाते थे, किसी गाड़ियों मिलती थी। अब वो सब बातें अब हो नहीं पा रही हैं, इसलिए परेशानी में ही लोग। सुरक्षा 3 टायर की हो गई है। अंदर होता है हमारा सीआरपी और बीएसएफ, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो लगती हैं, और बाहर इनकी फोर्सेज होती हैं, लोकल फोर्सेज, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। और समय समय पर तो देखिए, इतना बड़ा चुनाव है, इस चुनाव के अंदर कोई ना कोई गलती अगर अधिकारी करता है तो वो भी बंगाल के ही लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है, उन्हीं से चुनाव कराया जाएगा। बल्कि ये चुनाव एक सुनिश्चित करता है कि किसी तरह की गलतियां ना हो। इसमें जो ईवीएम मिली है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी इंक्वायरी होगी। आपको याद होगा कि 2012 में
बनारस के अंदर भी एक हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट था, वो इलेक्शन की ईवीएम लेके गया था। इनको ईवीएम इसलिए दी जाती है कि जब ये ड्यूटी पर होंगे तो उस वक्त अटेंडम जहाँ कहीं आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। और ये सब नंबर्ड होती हैं। वो लेके चला गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उसका लड़का इंजीनियर था, उसने घर में खोल के देखा और उसको अपने दोस्तों को भेजा और वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसको कैंसिल कर दी मशीनें। इनके नंबर होते हैं, कैंसिल कर दी जाती है, उनका कोई वैल्यू नहीं रहता। और आप ये देखिए कि चुनाव, जब उसके चुनाव के बाद उसकी इंक्वायरी हो रही थी तभी अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ भी हो गई ऑटोमेटिक। तो ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग किसी प्रक्रिया में पीछे है, एक्शन लेने में भी आगे है, अधिकारियों के साथ में तालमेल भी आगे है। लेकिन चुनाव चाहे कहीं का भी हो जी, चुनाव चाहे कहीं का भी हो, ईवीएम मशीन को एक तरीके से ठीकरा मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बेईमानी नहीं हो पा रही इन लोगों की। इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि अगर जीते तो सब वाह भाई वाह, जी, हारे तो ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ दिया। इसी तरह कहते हैं हैक कर लेते हैं, हैक करके दिखाइए। हैक ये कर ही नहीं पाते जहां तक सवाल है। उसमें तो एक देखिए मदरबोर्ड लगा हुआ है, सबसे पहले वो माइंड की तरह होता है। उसमें जब आप बटन दबाते हैं तो मैसेज जाता है, मैसेज जाने के बाद दूसरी ट्रांसफर होने के बाद वीवीपैट पे जाता है। जब वीवीपैट मशीन के अंदर इनको दिख रहा है कि हमने किसको वोट दिया और दूसरा रोल हमारा अंदर लपेट के रखते हैं, उसको हम फ्यूचर के लिए रखते हैं। तो ये परेशानी है। अब हम दे नहीं सकते भाई, गंभीरता है उसकी। अगर वो लेके जाएगा कोई भी वोट देने वाला वोटर, अगर उसको लेके बाहर जाएगा, देख लेगा कोई तो मार भी सकता है उसको, सुरक्षा का खतरा है, फिर पैसे भी कमा सकता है, बेच भी सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसको स्लिप नहीं दी जाती, जिसके लिए बहुत परेशान है ये लोग। ठीक है रवि पराशर, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? बार बार ईवीएम के जिन को बाहर क्यों ला दिया जाता है, या फिर जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया जाता है अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा? बिल्कुल शिल्पा, आप सही कह रही हैं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, क्योंकि चुनाव के दौरान तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी हार स्वीकार नहीं करती है। जब उनको ये लगने लगता है कि हवा उनके खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं ठीकरा तो फोड़ना ही है। अपने पार्टी के नेतृत्व पर ठीकरा तो फोड़ना नहीं है। वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पलट के जवाब नहीं दे सकती, बोल नहीं सकती है, वो केवल वोट उगलती है, जिताती हराती है। तो चूंकि वो बोल नहीं सकती, अपना डिफेंड खुद नहीं कर सकती, लिहाजा सबसे आसान एक तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर या चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा दें और बाद में आप कह पाएं कि देखिए मशीनों में गड़बड़ी की गई थी। अभी जो चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी बोल रहे थे, बहुत सही बोल रहे थे। अगर ममता बनर्जी को ये लग रहा है लगातार, वो रोज सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक एक आरोप लगातार लगा रही हैं कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल चुनाव आयोग लेकर आया है वो लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए कह रहा है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मतदान करने से रोक रहा है। मुझे लगता नहीं है प्रैक्टिकली, जैसा कि चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी ने बताया कि पोलिंग बूथ के अंदर तो केंद्रीय सुरक्षा बल होते नहीं है, वो तो सारी की सारी स्टेट मशीनरी होती है। तो क्या ममता बनर्जी को अपनी जो स्टेट मशीनरी है, जो चुनाव आयोग के नेतृत्व में आजकल फंक्शन कर रही है जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तो क्या ममता बनर्जी को अपनी स्टेट यानी राज्य की मशीनरी पर भी भरोसा नहीं है? ये बड़ी विचित्र बात है। और जब चुनाव आयोग हैकाथन का आयोजन करता है तब आप जाते नहीं है हैक करने। देखिए कुछ जहां देश हैं जहां पर वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है, वहां उन मशीनों में इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, तो वहां इंटरनेट से जुड़ी होने की वजह से उनमें हैक होने की संभावना, आशंका ज्यादा रहती है। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं उनमें इंटरनेट से कोई जुड़ाव नहीं है, लिहाजा आप किसी मशीन को कैसे हैक कर लेंगे, पहली चीज। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाकायदा एक पर्ची निकलने वाला जो सिस्टम हर मशीन पे जो जोड़ा गया है वीवीपैट का, तो अब कहां गुंजाइश रह गई है? और जो दो चार गलतियां होती हैं, जैसे असम में हुआ कि एक पोलिंग बूथ पर 90 वोट थे लेकिन 90 से ज्यादा पड़ गए, तो मशीन में गड़बड़ी होती है और अधिकारी उसको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट होती है। और वहां भी चुनाव आयोग ने बाकायदा संज्ञान लेकर उस पोलिंग बूथ पर चुनाव रद्द किया है। जहां पोलिंग, जैसे टीएमसी कार्यकर्ता के पास हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में, असम में बीजेपी पे आरोप लगा कि उनकी गाड़ी में रखी हुई थी, तो वहां एक करेक्टिव मेजर्स उठाए जाते हैं। धांधली अंतिम तौर पर तो नहीं हो पाई ना, तो फिर वोटिंग मशीन पर आप क्यों रो रहे हैं?
आप अपने एंटी इनकम्बेंसी की बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, बड़ा बड़ा दिल रख करके? बिल्कुल ठीक है। मशीन बैटरी ऑपरेटेड है, उसमें कोई घालमेल नहीं हो सकता। और जब भी ये एफएलसी होती है पहले, जब भी चुनाव शुरू होते हैं उससे पहले एफएलसी होती है हर सेंटर्स की, यानी फर्स्ट लेवल चेक ऑफ मशीन, उसको अधिकारी देखते हैं और इनके लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर पार्टी के दलों को, कि आप आइए, ये मशीनें ठीक ठाक की जा रही हैं, यहाँ पर आके देखिए। उस वक्त ये लोग आते नहीं है, आते हैं नहीं आते हैं मुझे नहीं पता है, उनको आना चाहिए अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। या तो उस समय वहां पर आए या तो फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना बंद करे, उस पर आरोप लगाना बंद करे। चलिए ठीक है, प्रभिषेक सिंह क्या कहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई दफा ईवीएम को लेकर अपना उस पर दोष बढ़ा है, ठीकरा फोड़ने का काम किया है, क्या कहेंगे? जी देखिए, चुनाव आयोग की काम करने के तरीके पे हमेशा से ही सवालिया निशान उठाए गए हैं। चुनाव अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, जो आसाम में हमारे अभी सहयोगी बता रहे थे अभी, कि आसाम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम मशीन का पाया गया। हाँ, ये बात सही है। देखिए, जहाँ तक मुझे मेरा मानना है, इस दुनिया के सारे विकासशील या विकसित देश जितने भी हैं, वो कोई भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें नहीं समझ में आता कि हमें विकास की राह पे आगे बढ़ना है, मोदी जी जैसा कहते हैं कि विकास करना है, जो कि शायद साल साल से दिख तो नहीं रहा है। अगर करना ही है विकास, तो ईवीएम को बंद कर दीजिएगा। हम अगर लगता है कि सभी पार्टियां या विरोधी दल सवालिया निशान उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन वो तो आप लोग अपने प्रोपेगेंडा के तहत उठाते हैं ना। वास्तविकता में तो यहाँ पर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि इतनी पुख्ता तैयारियां हैं कि कोई उस मशीन को हैक कर ही नहीं सकता है। बाकायदा खुला खुला चैलेंज चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है कि जरा आइए, हैक करके दिखाइए, तब हम माने। मोहम्मद अमीन कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहम्मद अमीन कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। इनको बता दीजिए मिस्टर सिंह को कि इन्हीं के जो नेता हैं मिस्टर राहुल गांधी, वो अमेठी में उसी ईवीएम से हार जाते हैं और वायनाड में जाके केरल में उसी ईवीएम से जीत जाते हैं। वो क्या है, उसका स्पष्टीकरण दीजिए ना। आप आरोप तो लगा रहे हैं, आपने शायद ध्यान, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी, मैंने आरोप नहीं लगाया है, और जब मैंने आरोप नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है, आपके दल भी बुलाए जाते हैं, आपके नेता बुलाए जाते हैं, सभी दलों के। सारी दुनिया के विकसित देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भारत देश में ईवीएम का इस्तेमाल बंद क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है मोहम्मद अमीन, फिर ये हवाला क्यों दिया जाता है, जो प्रभिषेक सिंह कह भी रहे हैं कि तमाम दुनिया के विकासशील ऐसे देश है जहां पर ईवीएम मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती है, तो भारत में क्यों होती है? क्या जवाब देंगे? इनकी सरकार जवाब ले लेते हैं उसके बाद। उस वक्त इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब ये सरकार से बाहर हो गए तो इनको सारी प्रॉब्लम ईवीएम से और चुनाव आयोग से आने लगती है। ये चीजें गलत है। वही संस्था है जिसने आपका चुनाव कराया, आपको जिताया, और वही संस्था है जो मोदी जी को जिताया है। इसमें कोई पक्ष की बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरविंद जी, मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा। भारत वो भारत नहीं है जो दुनिया के विकसित देशों के पीछे चलता था। ये नया भारत है। अब स्थिति ये आ गई है कि भारत के पीछे विकसित देश चलने लगे हैं। आपको बताऊं, कोरोना महामारी में भारत उन चुनिंदा देशों में से है वर्ल्ड के जिसने दो वैक्सीन अपने बना लिए हैं। तो इसमें अग्रणीय उदाहरण पेश किया है। दूसरी मैं बात बताऊं, भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनावी सिस्टम और ईवीएम सिस्टम भारत के लिए गर्व की बात है और पूरे विश्व में इसका उदाहरण दिया जाता है कि कितनी शांति से और कितनी आसानी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत में चुनाव हो जाते हैं। आप देखिए, अमेरिका में चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का कितना कंफ्यूजन था, कितनी दिक्कत हुई, लेकिन भारत में दिक्कत नहीं होती है। सुबह काउंटिंग शुरू होती है और शाम तक सारे रिजल्ट आ जाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, बहुत शर्मनाक स्थिति है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। दुनिया आगे जाना चाहती है और ये लोग भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि भारत पुनः बैलगाड़ी के युग में जाए? मित्र, ऐसा होता नहीं है। विकास का रथ हमेशा आगे चलता है और भारत ने ठाना है आगे जाएगा, पीछे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उसी ईवीएम मशीन से दो बार आपकी केंद्र सरकार चुनी गई थी। उसी ईवीएम मशीन से वोटिंग हुआ था, तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें बनी थी। तब आपने क्यों नहीं कहा कि इसमें गड़बड़ भी हो सकता है? तो जीत गए तो अच्छी बात है और हार गए तो ईवीएम में। ठीक है, रंजन कुमार आपके पास आते हुए सर हमारे देश में ये मशीनें बनती हैं, स्वदेशी मशीनें, हमारे साइंटिस्ट जिसे बता रहे थे टीके बनाए गए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जो है चुनाव आयोग 30-35 देशों को ट्रेनिंग देता है कि किस तरह चुनाव होता है और उनको पूरा बताया जाता है, समझाया जाता है। हमारे पूरा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, रंजन कुमार, आपको क्या लगता है, ईवीएम की बजाय इस तरह से बैलेट पेपर का राग अलापने के पीछे क्या मंशा नजर आती है?
देखिए सारे जो राजनीतिक दल है उनको सबको सच्चाई क्या है पता है सो। हाँ ये ईवीएम मशीन में जिसमें चुनाव होता है, जब उसको स्टार्ट खोला जाता है मतदान सुबह में, तो एक डमी होता है, हर पार्टी के उसमें एजेंट वहां होते हैं। वहां से लेकर जब जमा किया जाता है, जब सील किया जाता है, तब तक उनके एजेंट होते हैं। उनके पास इतना अधिकार होता है कि जब उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है तो चाहे तो उसके दरवाजे पे जाके बैठ सकते हैं। हाँ। सारी व्यवस्था होती है। इसलिए यह नहीं है कि इलेक्शन राजनीतिक दल के लोगों को पता नहीं है क्या है सो। इनको एक चुनाव से पहले हमेशा एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना होता है। आप देखिए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा हंगामा केजरीवाल साहब ने किया था पिछले चुनाव से पहले, विधानसभा में लेके आ गए थे ईवीएम, लेकिन जब वो जीत गए वहां पे तो क्यों नहीं बोले कि मैं गलत जीत गया सो। इसलिए ईवीएम का ये बहाना है। हाँ, यह है कि इतना बड़ा देश है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है, इसलिए एक्स्ट्रा ईवीएम रखे जाते हैं वहां पर। ठीक है। मशीनें खराब होती हैं, मशीनें बदली जाती हैं, और ये हमेशा से होता रहा है सो। इसलिए इनको पता है। आज क्यों बीजेपी दावा नहीं करे कि मैं केरला में सरकार बना लूंगी सो, तमिलनाडु सरकार नहीं बना पाएंगे। हाँ। बीजेपी दावा कहाँ कर रही है? बंगाल में कर रही है, वो कर रही है, असम में कर रही है, पुडुचेरी में कर रही है। तो इसलिए सबको पता है, भ्रम फैलाने का है। और मुझे नहीं लगता ईवीएम जितना भारत में बदनाम हुई है उतना कोई और बदनाम हुआ पिछले 10 साल में। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। सारे मेहमान आप मेरे साथ बने रहे। अरविंद जी, आप इसका जवाब दें। सीए के मुद्दे पर, कृषि कानून के मुद्दे पर हर संभव तरीके से यहाँ पर किसानों को, आम लोगों को एकजुट किया जा रहा है, इनके नुकसान गिनवाए जा रहे हैं। और आप लोगों ने, केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने किस तरह से लोगों को ठगने का काम किया, इन दोनों कानूनों के मुद्दे पर, खासतौर पर कृषि कानून के मसले पर, किसानों को, उस पर कैसे आप लोग डिफेंड कीजिएगा? अभी 5 चरण का इम्तिहान आपका बाकी बचा हुआ है। देखिए, कहा गया है प्रत्यक्षम किम परमाणम, जो सामने है उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की सभाओं को देख लीजिए, हमको मिल रहे बंगाल में समर्थन को देख लीजिए, विपक्षी दलों में जो भगदड़ मची हुई थी, उनके नेता टूट के बीजेपी में आ रहे थे, उसको देख लीजिए। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और रह गई किसान इश्यूज की बात, किसान कानूनों की बात और CAA की बात, तो हमने दोनों को कहा है कि इसको हमने लाया है और इसकी जिम्मेदारी हमारी है, और इसके क्या फायदे हैं और क्यों लाया गया है हमने जनता को समझाया भी है। और जो विपक्ष के लोग जनता में ले जा रहे हैं, हमारे विरोधी ले जा रहे हैं, उनको हक है ले जाने का, वो ले जाएं, हम ले जाने से डरते नहीं हैं। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि इन दोनों इश्यूज पर भी, बाकी इश्यूज के अलावा, जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। ठीक है, संजय सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। 3 चरण बंगाल में संपन्न हो चुके हैं, आप लोगों की क्या स्थिति है? आरोप तो तमाम तरह के टीएमसी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन धरातल पर आपके दिलों में क्या चल रहा है? क्या कहेंगे? बंगाल की जनता किस हद तक कनेक्ट हो पा रही है? अभी 5 चरण बाकी हैं। अरविंद जी जो बोले हैं ना, बंगाल में बहुमत से जीत रहे हैं, उसको बाहर से 150 आदमी को, तृणमूल कांग्रेस, CPM, CPI, इनसे लेके इनको कैंडिडेट देने पड़े 150 सीटों पर। बात छोड़िए, आप अपनी बताइए। 150 सीटों पर नहीं। और इनको प्रधानमंत्री से लेके, मतलब गृह मंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेकर तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य, MP, मुख्यमंत्री जितना है, सब कलकत्ता डेली पैसेंजरी करने के लिए जा रहा है। इसको 200 का सीट के। संजय भाई, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ, आपके चिंता को मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आपको हकीकत बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पास में 1,01,000 बूथ में एजेंट देने के लिए आदमी नहीं है। आपको मालूम है नंदीग्राम में, नंदीग्राम में एक करके सर कार्यकर्ता भी अरविंद जी सुन लेते हैं सर। अरविंद जी पहले सुन लीजिए इस चीज को मैं समझ सकता हूँ। नंदीग्राम में जो चुनाव हुए थे, शुभेंदु दीदी को खिलाफ लड़ रहा था, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन उससे मैं बताता हूँ, 129 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी वहां पर एजेंट नहीं दे पाया। और उसको सवाल दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी को पूछा है, भाई तुम बोल रहे नंदीग्राम से जीत जाओगे और 129 बूथ में तुम एजेंट ही दे नहीं पाए। सुनो, और दूसरे नंबर 200 सीट के नारा दे रहा है। चलिए ठीक है, नहीं है।
चुनाव जीतने के लिए इसको रोज डेली पैसेंजरी करने पड़ रहा है दिल्ली से कलकत्ता, इनको तमाम नेता को चुनाव जीतने के लिए। लेकिन संजय जी बंगाल में सत्ता में आ सकते, देखकर लग तो ऐसा रहा है कि आप लोगों का फोकस अपने ऊपर कम, जीत पर कम, चुनाव पर कम, बीजेपी पर आरोप लगाने पर ज्यादा नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं लगाती हूँ। वो तो देखिए लड़ रहा है दूसरा तीसरा स्थान के लिए, वहाँ पर दूसरा तीसरा स्थान किसके साथ है? एनडीए और यूपीओ के साथ में हो रहा है। वहाँ पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मेरे सामने है ही नहीं है। और अगले जो सरकार दूसरा मई को बनने जा रहा है वो भी आप ही देखेंगे, तृणमूल कांग्रेस सरकार बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्यों? उनको आरएसएस के जो प्रवक्ता जो है, इसी को कहते हैं सत्य से आंख मोड़ना, जो है इसी को कहते हैं सत्य को स्वीकार नहीं करना। बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी को 30 से 40 सीट मिल गया तो काफी है, ठीक है, 30 से 40 सीट मिल गया तो काफी। लोकसभा में तो आप रवि पराशर क्या ऐसा है वहाँ पर? वहाँ का धरातल पर जो परिस्थितियां है, जो हकीकत है, वो क्या कहती है? जो दावा किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि 30 से 40 सीटें भी अगर बीजेपी को मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कैसे लग रहा है वहां पर जनता के बीच जो जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? हमारे मित्र लोग अगर बोलना बंद करेंगे तो शायद मैं अपनी तरफ हाँ, बोलिए संजय जी भी सुन रहे हैं। सवाल मुझसे है भाई जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी के केंद्रीय नेता पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव इसलिए लड़ रही है ताकि वो जीते। और आप तृणमूल कांग्रेस जो है उन पर बाहरी होने का आरोप लगा देती है। और विडंबना की स्थिति ये है कि ममता बनर्जी जो 15 पार्टी नेताओं को वहां पर लोकतंत्र बचाने के लिए चिट्ठी लिखती हैं, वो भी तो बाहरी हुए फिर। तो ये जो थोथे पॉलिटिकल कुतर्क जो है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। हमें वस्तुस्थिति जो है उस पर बात करनी चाहिए। अगर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल वहां नहीं है, तो क्या वजह रही है कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट छोड़ के नंदीग्राम जा पहुंचे? क्या वजह रही है? वो भावनात्मक रूप से वहां नहीं गई, इसलिए नहीं गए। आरोपों से हटकर जरा तथ्य पर बात करते हैं संजय जी। नहीं, रवि जी जैसे आदमी को बंगाल के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, उसको बंगाल का ना संस्कार ना मिट्टी किसी के बारे में जानकारी नहीं है। केवल आपको जानकारी है, बाकी किसी को जानकारी नहीं है। कर चुके थे दीदी में इस बार तय कर चुकी थे, न नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो सिंगुर से चुनाव लड़ेंगे। अंतिम दीदी को इच्छा हुआ है इसने नंदीग्राम से लड़ेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी बोले 2 सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता है, लड़ना है तो आपको सिर्फ नंदीग्राम से लड़ना है, इधर आप भवानीपुर से नहीं लड़ सकता। दीदी ने उसको चैलेंज से एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट के तहत दीदी वहां चुनाव लड़े हैं। और रवि जी को ये बात अगर नहीं मालूम पड़ता है और रवि जी को याददाश्त इतना कमजोर है, संतुलन मानसिक संतुलन इतना कमजोर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? रवि जी को ये मालूम है कि नहीं? ये पहले तो रवि जी को जानकारी होना चाहिए। शुभेंदु उसको चैलेंज किया था कि नहीं? और दीदी एक्सेप्ट किया, दूसरे सीट पर दीदी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जानकारी है भाई साहब, लेकिन एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। जब 2011 में दीदी भवानीपुर से लड़ी तो जीत का अंतर क्या था, और 2016 में जब वो लड़ी तो जीत का अंतर क्या था, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के वोटों का फासला क्या था, ये आपको जानकारी है? आप लोगों ने असल में जो पश्चिम बंगाल का निवासी नहीं है उसको एक अलग नजर से देखने का, मैं पार्टी का किसी का आदमी नहीं हूँ, मैंने पत्रकारिता की है और इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप आप मुझ पर नहीं लगा सकते। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। संजय जी पत्रकार है, आप धितराज जैसे पत्रकार है और धितराज जैसे पत्रकार को क्या जवाब मिल सकता है? वहाँ पर क्या हुआ? पत्रकारिता पर टिप्पणी मत कीजिए संजय जी। जो सवाल आपसे पूछा गया है उस पर जवाब दीजिए। जो जीत के अंतर को लेकर सवाल पूछा गया उस पर जवाब दीजिए। नहीं, 18 सीट लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीते थे, उसको 21 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे थे। मैं 22 सीट जीते थे, मैं 164 सीट से आगे थे। वहाँ पर 78,903 बूथ था। 3 बूथ में हम लोग 45,583 बूथ में हम लोग आगे थे। इसको जानकर बाद में बाई इलेक्शन हुआ था जहाँ पर दिलीप घोष लोकसभा चुनाव लड़ा था विधानसभा से, जहाँ पर हम 65,000 वोट से पीछे थे। उस क्षेत्र में हम 18,000 वोट से जीते, मतलब हमने 73,000 वोट रिकवर किया है। और जो कालियागंज जो सीट था जहाँ पर हमने 55,000। ठीक है अरविंद जी फुल कॉन्फिडेंस में इस समय संजय सरकार नजर आ रही है, कह रहे हैं भाई पहले भी तमाम चुनौतियां हमने पार की है और ये भी हम ही पार करेंगे। देखिएगा 2 मई को वहां दीदी ही आएगी।
क्या कहेंगे? देखिए, दीप बुझने के पहले भगभगाता बहुत है। ये जो संजय सरकार जी की प्रतिक्रिया है, बौखलाहट है, सेम प्रतिक्रिया और बौखलाहट ममता दीदी भी प्रकट कर रही हैं। आप देखिए तो बंगाल में दीदी का गुस्सा, दीदी की बौखलाहट, दीदी का चिड़चिड़ाहट, दीदी के स्टेटमेंट, ये सब प्रूव करते हैं कि ममता दीदी पहले मान चुकी हैं कि बंगाल उनके हाथ से निकल चुका है। एक मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, संजय सरकार जी अभी कह रहे थे कि बाहरी लोग बंगाल में जा रहे हैं चुनाव करने। आपको पता है बंगाल ने इस देश को वंदे मातरम दिया है। वंदे मातरम यानी पूरे देश को माता माना है। तो जिस बंगाल ने पूरे देश को मां माना हो, उसी देश के लोग अपने ही देश के किसी भूभाग में लोकतंत्र में हिस्सा लेने जा रहे हो, तो यह कहना कि बाहरी है, ये देश का भी अपमान है और बंगाल का भी अपमान है, और साथ ही साथ इनका डर और बौखलाहट भी दिखाता है। ठीक है, रंजन कुमार, आपको क्या लगता है जीत के चक्कर में? इनको जो अध्यक्ष है, एक ठीक है सर, ठीक है, आऊंगी संजय जी आऊंगी आपके पास। रंजन कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शिल्पा जी 1 मिनट समय दीजिए। जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए। इनको जो बंगाल को जो अध्यक्ष है, हाँ? इसने बोला बंगाली चोर चीटिंगबाज है। ठीक है, बंगाल में बंगाल बनाने के लिए बंगाली को कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर बात है, अगर बोला संजय भाई हम सब भारतीय हैं, अलग अलग जगहों पे हम बने ही रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आप इतना बंटवारा मत करिए बंगाल और गैर बंगाल के नाम पे। लेकिन संजय जी, सवाल दरअसल ये है सीधा सीधा कि आप बाहरी कहकर संबोधित करते ही क्यों हैं? हम सब भारतीय हैं, तो फिर ऐसे बंगाली बाहरी आखिरकार इस तरह के आरोप टीएमसी की तरफ से फिर क्यों आते हैं, बयान क्यों सामने आते हैं? टीएमसी को घुसपैठिए तो चलेंगे, लेकिन इसी देश के हिंदू और मुसलमान नहीं चलते। चलिए ठीक है। और इनका प्रधानमंत्री 1978 में एमए पास किया था, मालूम है? पास करने के बाद में इनको प्रधानमंत्री पास करने के बाद में जो रिजल्ट आया था, कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट आया था। संजय भाई आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सर, मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दे पे बात सर, करिए। कहाँ चले गए आप? रंजन कुमार, आपको क्या लग रहा है इस तरह से, मतलब जीत के लिए कुछ भी किसी भी हद तक देखिए, कोई तो दायरा होना चाहिए। टीएमसी के प्रवक्ता जो बयान दे रहे हैं, ये बाहरी और भीतरी का, यह बयान टीएमसी का अपना नहीं है। इनके रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर ने यही नारा बिहार में दिया था, बिहार वर्सेस बाहरी का सो। तो अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी का प्रचार हुआ था सो, ये प्रशांत किशोर का है। और ये सरकार जो सबका संस्कार बांट रहे हैं यहाँ बैठ के, आपको बंगाल का संस्कार नहीं जानते हैं। सुमित जी जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बंगालियों का संस्कार नहीं है। हम लोग भी बंगाल में रहे हुए हैं। बंगालियों का संस्कार ये नहीं है कि दूसरे को संस्कार बांट रहे हैं सो। और अगर वहां पर ममता बड़ी चुनाव लड़ रही है, तो चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे बाकी सब बंगाली चुनाव लड़ रहे हैं सो, या जो बंगाल के बाहर के लोग हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो क्या इस तरह का बयान देकर तो वहां पर जो बाकी लोग जो बंगाल के बाहर के लोग हैं, उनका वोट को क्या खोना चाह रही है टीएमसी वहां पे? इसलिए मेरा मानना है कि सुमित सरकार जो ये बयान दे रहे हैं, इसमें संजय सरकार का ये रणनीति है, टीएमसी की रणनीति है, जो प्रशांत किशोर ने इनको सिखाया है, वही बता रहे हैं। ठीक है, उसी राह पर आगे चलते हुए संजय जी, देखिए मैं एक चीज आपको बताता है, बाहरी और अंदरूनी किससे बताया जाता है। हाँ? मेरे यहाँ पर हम यूपी जैसे बंगाल में किडनैप इंडस्ट्रीज बनने नहीं देंगे हम। आपको मतलब आप गुजरात जैसे भूमि लुटेरा जो है, जिनको जो भारतीय जनता पार्टी को जो उल्टा जवाब दे रहे हैं, कभी मुद्दे पे आप बात नहीं करते हैं। क्या भारत के ही लोग, इसी देश के लोग बंगाल में बाहरी कहला सकते हैं क्या? ये सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है। संजय जी, आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में प्लीज दूसरे राज्यों को इस तरह से नीचे दिखाने का काम मत कीजिए सर। हर राज्य की अपनी गरिमा है। गुजरात भूमि लुटेरा जो है, जमीन लूटने के लिए आ रहे हैं, वही जो है वो जो किंडा बिंडा से यूपी बिहार में चलता है, वो बंगाल में। संजय जी बस इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए। यूपी के लोग, गुजरात के लोग अगर आपके इस वक्तव्य को सुन रहे होंगे, बयान को सुन रहे होंगे, कैसे महसूस कर रहे होंगे? क्या उनके बारे में ख्याल है आपको? किसके बारे में? जो आपने बयान अभी दिया है यूपी को लेकर, गुजरात को लेकर, अगर वहां के लोग आपको सुन रहे होंगे तो कैसा ख्याल उनके मन में आएगा और कैसी छवि टीएमसी को लेकर उनके मन में बनेगी? कि इस बात का ख्याल है आपको? देखिए यूपी के आदमी, देखिए
भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है दिलीप घोष जी, उसी ने खुद बयान दिया है यूपी बिहार में माफिया और किडनैप के इंडस्ट्री गलत आप अपनी बात दूसरे के मुंह में मत डालिए। आपसे जो प्रश्न किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए। इतनी देर से कभी भी आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, कभी किसी स्टेट को गाली दे रहे हैं, कभी किसी स्टेट को गाली दे रहे हैं। शिल्पा जी आप दिखा सकते हैं, अब बताइए एक एक करके सर। आप मैं बोलता जो क्लिप जो दिलीप घोष जो बोला यूपी और बिहार में किडनैप इंडस्ट्रीज और माफिया राज चलता है, ये क्लिप जो अगर आपको यहाँ भेज देंगे, आप कल दिन भर चला सकता है इसको, आपको चैनल में संजय भाई, हिंसा, बमबाजी, भ्रष्टाचार, ये सब तो बंगाल में है। आप किसको बताना चाहते हैं? आपके नेताओं के खिलाफ जांच चल रहा है, कोयला तस्करी आपके वहाँ होता है, घुसपैठ आपके वहाँ होता है, सर्वाधिक देश में हिंसा बंगाल में है, और कट मनी जिसको ममता दीदी ने भी स्वीकार किया कि आपके नेताओं ने कट मनी आपको लिया है। दिलीप घोष के बयान की इतनी चिंता है, नहीं करना है आपको। जिस तरह से रंजन जी कह रहे हैं कि अब आपके नेता है जो आपको इतनी फिक्र हो रही है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो मिनिस्टर ऑफ कोल के अंडर में पड़ता है, उसको देखभाल सीआई से करता है। अगर कोयला चोरी होता है तो उसको मतलब अमित शाह कोयला चोरी का पैसा चोरी नहीं, आपके नेताओं के देख रेख में बाकायदा प्रबंधकीय तरीके से तस्करी होती है। चलिए ठीक है, रंजन कुमार आपके पास आते हुए सर, बंगाल के अंदर 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, 5 चरणों की भी बाकी बची हुई है। क्या अब भी आरोप प्रत्यारोप यूं ही चलता रहेगा या कम से कम अब तो मुद्दों पर बात होगी? क्योंकि लग तो ऐसा नहीं रहा। नहीं, बंगाल में हर चरण के बाद मुद्दे बदलेंगे। हाँ? यह जो आज का चुनाव था, ये हुगली, हावड़ा और ये डायमंड हार्बर इलाके का था। हाँ? अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा अगले चरण में मिला आपको। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें चरण में जहाँ चुनाव है वहाँ 35% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वहाँ पे हैं। वहाँ पर इनका बिहार यूपी वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ पर मुद्दे बदल जाएंगे वहाँ पे। अभी इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि ये कलकत्ता के आसपास का चुनाव भी हुआ है और अगले चरण में भी वहाँ पे चुनाव है, इस वजह से ये बिहार और यूपी की बात को कर रहे हैं। ये 6ठे, 7वें, 8वें में जाते पूरा चुनाव बदल जाएगा। तो ये चुनाव जिस ढंग से हो रहा है, 8वें चरण में हमेशा मुद्दे अलग होंगे। ठीक है, मुद्दे बदलते चले जाएंगे। रवि पराशर, बिल्कुल सही बात है। हर चरण का अपना एक वैशिष्ट्य है, पॉलिटिकल एक चरित्र अलग है, तो मुद्दे बदलने भी चाहिए। जो केंद्र सरकार के मुद्दे हैं या जो लेकिन सीए के मुद्दे पर, कृषि कानून के मुद्दे पर वहाँ के क्या आपको संभावना नजर आती है? क्या पूछा आपने? सीए के मुद्दे पर, कृषि कानून के मुद्दे पर किस तरह की आपको संभावना नजर आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, जिसको वो संकल्प पत्र कहते हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में वो सीए को लागू करेंगे वहां पर। तो जाहिर है कि उनको, भारतीय जनता पार्टी को सीए जो एक्ट है उसके फायदे नजर वहां पे आ रहे होंगे। पॉलिटिकल समीकरण उनको अपने पक्ष में लग रहे होंगे, तभी उन्होंने इतना मुखर होकर एक चुनावी वादा किया है जो असम में नहीं किया उन्होंने। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक दृष्टिकोण है, कांग्रेस का अपना दृष्टिकोण है। मैं एक मोटे तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप प्रैक्टिकली, मैं अगर गाजियाबाद में रहता हूं और अगर मैं मेरठ रोड पे चलूंगा तो मैं मेरठ ही पहुंचूंगा। तो यही वजह है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान, इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट जो किया था, उसके तहत देश के संविधान का मूल चरित्र बदल करके उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाले थे। यानी उस तुष्टीकरण की राजनीति का सूत्रपात वहां से हुआ था। तो वो राह उन्होंने पॉलिटिकल अपना मंजिल तय की थी। और आज जो कांग्रेस का हश्र है, जो कांग्रेस से टूटी हुई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने भी कमोबेश तुष्टीकरण की राजनीति को ही मूल मंत्र बनाया अपना। अगर वो बनाएंगे तो जाहिर है कि 30-35% बनाम 70-75-65% तो होना ही था वो कभी ना कभी। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी चाहिए, हर एक पार्टी को छोड़नी चाहिए। राज्य के विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए। लेकिन ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले गए हैं। एक बात और श्वेता जी, एक बात बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा
कि जो पहले देश में 4 चुनाव हुए 1951 में जो पहला चुनाव हुआ, उसके बाद जो 4 चुनाव हुए वो एक साथ हुए, यानी आम चुनाव भी एक साथ हुआ और राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ हुए। उसके बाद कांग्रेस के प्रति मोहभंग हुआ और मध्यावधि चुनाव का सिलसिला देश में शुरू हुआ। तो अब जो हर साल देश में 4-5 राज्यों के चुनाव होते हैं, इसने भी पॉलिटिकल कटुता बहुत हद तक, जो संघीय ढांचा है राज्य और केंद्र का, फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसकी वजह से भी बहुत सारा दरका है। हमने पश्चिम बंगाल में देखा, ममता बनर्जी केंद्र सरकार को नहीं मानती, ममता बनर्जी राज्यपाल को नहीं मानती, ममता बनर्जी चुनाव आयोग को नहीं मानती, और अभी आपके पार्टी के प्रवक्ता पत्रकारों को नहीं मानते, मीडिया को नहीं मानते। तो आखिर मानते कैसे हैं भाई? आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो मंजिल आपको वही मिलेगी जो कांग्रेस को इतने साल बाद मिली है। ठीक है, अभिषेक सिंह, आपका आखिरी कमेंट। जी, जब मेरे साथी भी बता रहे थे कि देखिए मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। इसीलिए उन्होंने शायद सेक्युलरिज्म वाला एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि इंदिरा गांधी जी की दी हुई देन है। तो शायद ये भूल रहे हैं कि जो भाजपा है, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, सारा दिन जय श्री राम के नारे लगा लगा के सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रोताओं से, सभी जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब देना चाहता है कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये देश की राजनीति में जब ये बात करते हैं तो सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम की बातें क्यों करते हैं? दीदी दीदी करके आवाजें क्यों निकालते हैं? क्यों नहीं बेरोजगार युवाओं के लिए बात करते हैं? क्यों नहीं उन किसानों के लिए बात करते हैं जो इतने दिन 3-3 महीने से वो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं? क्यों नहीं ऐसी बातें की जाती हैं जिससे देश की प्रगति, देश की उन्नति हो? बस वो एक शब्द, एक जुमला देते हैं विकास, जो कि वो कर नहीं पा रहे, 7 सालों से वहीं के वहीं बैठे हैं। ये प्रधानमंत्री हैं या प्रचार मंत्री है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है इस देश की जनता ने एक प्रचार मंत्री चुन लिया है, जो वो पूरे देश को घूम घूम के प्रचार ही करते हैं। इनके पूरे 5 साल के 7 साल से प्रचार में ही निकल गए। कितना और प्रचार? अरविंद जी, आपका आखिरी कमेंट, जवाब देंगे जल्दी से। देखिए, देश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पे भरोसा है, इसलिए देश ने बार-बार उनको आशीर्वाद दिया। बिल्कुल सर, आ रही है आपके पास। मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल में जो दीदी की बौखलाहट है और हमारी जो तैयारी है, रणनीति है और जनता का मिल रहा समर्थन है, ये क्लियर कट मैसेज दे रहा है और प्रदर्शित कर रहा है कि 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। ठीक है, रवि जी जल्दी से सवाल पूछिए। मैं एक जवाब दे सकता हूं अरविंद जी को? जो सवाल इन्होंने कहा, हर आदमी, हर व्यक्ति की, आप 2 सवाल और ले लें, इसके बाद जवाब देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बोलिए सर। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषण शैली है उस पर सवाल उठाया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूं कि राहुल गांधी संसद में बैठ के, लोकसभा में बैठ के आंखें क्यों मारते हैं, मिचकाते क्यों हैं? दूसरा एक सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट है भारत का, सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके हर फैसले को कांग्रेस भी मानती है, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। उसका ऑफिशियल मोटो क्या है? उसका ऑफिशियल मोटो है यतो धर्मस् ततो जयः, यानी जहां धर्म है वहीं जीत है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात कर रही है? या भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का मतलब, आप तो पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, लोकसभा का ऑफिशियल मोटो है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी धर्म चक्र चलाने वाला सदन। तो ये मोटो कैसे बन गया? चलिए जल्दी से सर जवाब ले लेते हैं, फटाफट जल्दी से। अभिषेक सिंह जल्दी से सर। धर्म जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस धर्म को आप इंसानियत के तौर पे भी देख सकते हैं भाई साहब। जरूरी नहीं हिंदू और मुसलमान की तरह ही देखा जाए, ये चीज आपको समझनी चाहिए। इंसानियत भी एक धर्म है और हमारे देश की जनता इंसानियत को ही धर्म मानती है। सिर्फ भाजपा के कुछ मंद बुद्धि वाले लोग ही बोल सकते हैं कि धर्म हिंदू मुस्लिम में ही बटा होता है। भाई साहब ठीक है सर, ठीक है। रंजन कुमार आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर, क्या होने वाला इन 5 राज्यों में? 5 राज्य में, 4 राज्य में चुनाव खत्म हो चुके हैं, 5वें राज्य का है। तो अब देखिएगा, सीए का मुद्दा जो अभी कम उठ रहा था बंगाल में, अब वो ज्यादा उठेगा, क्योंकि असम का चुनाव खत्म हो चुका है, वहां पे बीजेपी को सूट नहीं कर रहा था। ठीक है। अब आगे के चरण में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे सीए का मुद्दा ज्यादा बड़ा है। इसलिए जब मुर्शिदाबाद जंगीपुर इलाके में जब वोटिंग होगी, वहां पर बीजेपी सीए का मुद्दा को बहुत जोर शोर से उठाएगी। ठीक है। मोहम्मद अमीन, चुनाव आयोग पर लग रहे तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए उम्मीद की जाए, एक्सपेक्ट किया जाए पूरी तरह से निष्पक्ष, फेयर ये इस बार का चुनाव 5 राज्यों में होने वाला है, विश्वास किया जा सकता है? चुनाव आयोग के चीफ जो हैं अरोड़ा साहब,
उन्होंने इतनी सख्ती बरती है हाँ। और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए ही सख्ती बरती है, ठीक जो है। 8 फेज में बंगाल को चुनाव कराए जा रहे हैं। ठीक है। उसमें क्या है, हर चीज पे हर जगह निगाह रखी गई है। ठीक है। गलतियां कभी भी हो जाती है, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा और हिम्मत के साथ करा रहा है, और ठीक है। पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से चुनाव हुए हैं अब की बार के। ठीक है, अरविंद सिंह फाइनल कमेंट जल्दी से। ये टिप्पणी कर रहे थे, मंद बुद्धि की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। तो दुनिया जानती है कि यदि किसी को परिपक्व होने की जरूरत है भारतीय राजनीति में, तो व्यक्ति है राहुल गांधी। इससे ज्यादा मैं मालूम कुछ था, नहीं मालूम था, करूंगा। मालूम था, अब और यही दूसरी बोलेंगे। जो भारतीय और कम जनता से कम पार्टी पे आप एक इंसान सांप्रदायिकता का है आरोप इस लगा रहे देश की थे, राजनीति भारत में वर्ष जिसको में सच बोलने सांप्रदायिकता की का जरूरत है, बीज वो बोने वाली प्रधानमंत्री कांग्रेस ठीक है। पार्टी है, जिसने इस झूठ देश बोलना का बंद विभाजन करें, हिंदू और देश को मुस्लिम बेवकूफ बनाना धर्म चलिए के ठीक है, आधार पे कौन किया। झूठ बोल रहा है, तो कौन देश को उसके लिए बेवकूफ बना रहा है, इसका जिम्मेदार फैसला जनता पार्टी पर है, छोड़ तो देते हैं। कांग्रेस है, फिलहाल और मेरे पास कोई समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस समय जिस दल को जो कहना था वो कह चुका है, 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है, अब बस इंतजार है नतीजों का जो 2 मई को सबके सामने होंगे। इसके अलावा बंगाल में अभी 3 चरणों के बाद 5 चरण पर और निगाहें लगातार सभी की टिकी हुई है। क्या कुछ होने वाला है, कहा जा रहा है, हर चरण के बाद जो टॉपिक्स हैं, जो मुद्दे हैं, वो बदलते नजर आएंगे। सहूलियत के हिसाब से सारे पक्ष अपनी अपनी बात रखते नजर आएंगे। ऐसे में जनता किस पर करेगी विश्वास, करना होगा इसके लिए इंतजार 2 मई का। 2 मई को ही तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।